चलिए शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर के आज के सेशन को। आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं 30 जुलाई के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो एंड तक सेशन को देखिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट के लिए आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं 30 जुलाई के सेशन में। देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाल ही में खबरों में है, आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यहां पर बात की जा रही है अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में इसका निर्माण किया गया है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि 1 अगस्त को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी इसे इनॉग्रेट करने वाले हैं। तो आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में इसे बनाया गया है। आपको पता है केवल 31 मंथ में ही इसको बनाकर कंप्लीट कर दिया गया। 31 महीने में बनाया गया। ये एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि क्या है, ये एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। 31 महीने में बना हुआ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। सबसे तेज इस पर काम किया गया है विजयनगरम में, आंध्र प्रदेश में, अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देखिए, यहां पर बात आती है कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट एक्चुअल में होते क्या है। तो देखिए, ऐसे एयरपोर्ट जहां पर जिनको नए सिरे से बनाया जाता है, मतलब कोई दूसरा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता था, पूरे नई जमीन पर नई तरीके से पूरे एयरपोर्ट को डेवलप किया गया है, शुरुआत से बनाया गया है। इसे कहा जाता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां पर? आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में इसे बनाया गया है और इसका इनॉग्रेशन 1 अगस्त को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, 4,727 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया आंध्र प्रदेश में। जीएमआर विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा पीपीपी मॉडल, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है, इस मॉडल पर इसे डेवलप किया गया है। टोटल अगर एरिया देखें एयरपोर्ट का, तो 2,703 एकड़ एरिया में इसे बनाया गया। शुरुआत में इसकी जो कैपेसिटी है पैसेंजर को हैंडल करने की, 6 मिलियन पैसेंजर पर ईयर ये हैंडल कर सकता है। आगे चलकर क्योंकि आसपास का एरिया डेवलप किया जा सकता है, तो 40 मिलियन पैसेंजर पर ईयर तक इसकी कैपेसिटी इन फ्यूचर बढ़ाई जा सकती है। इसका जो टर्मिनल है वो एक फ्लाइंग फिश से इंस्पायर्ड है, इसके डिजाइन पर बनाया गया है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ आंध्रा की मैरीटाइम हेरिटेज को रिप्रेजेंट करती है फ्लाइंग फिश। तो इसी के आधार पर बनाया गया है अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अब यहां पर इनकी बात करना पड़ेगी जिनके नाम पर एयरपोर्ट है। अल्लूरी सीताराम राजू एक बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर, ओके, कहां के? आंध्र प्रदेश राज्य के। बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर हैं आंध्र प्रदेश के, और एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी इनको कहा जा सकता है। ईस्टर्न घाट पर जो ट्राइब कम्युनिटी है उनको अंग्रेजों के खिलाफ यूनाइट करने में इन्होंने काफी अच्छी भूमिका निभाई थी। तो भारत के फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीताराम राजू। आपने एक मूवी देखी होगी RRR, उसमें आपने देखा होगा रामचरण का जो कैरेक्टर है ना, वो इन्हीं से इंस्पायर्ड है। हालांकि वहां पर क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है, मूवी है एक्चुअल में, वो कोई ऑटोबायोग्राफी तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो जो इंस्पायर्ड है, आखिरी में आपने देखा होगा कि रामचरण राम बनते हैं, किरदार निभाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अल्लूरी सीताराम राजू से ही प्रेरित एक कैरेक्टर है, इंस्पायर्ड है। पूरा उन पर आधारित नहीं है, लेकिन ये इंस्पायर्ड है। तो ये चीजें काफी अलग अलग मूवीज भी इन पे बनी हैं। आंध्र प्रदेश में हीरो ऑफ द जंगल, तेलुगु भाषा में इनको कहा जाता है मन्याम वीरुडू। ये एक तेलुगु वर्ड है, इसका मतलब होता है हीरो ऑफ द जंगल, हीरो ऑफ द फॉरेस्ट। इसे कहा जाता है अल्लूरी सीताराम राजू को। ओके, रंपा रिबेलियन और मनियाम रिबेलियन आंध्र प्रदेश में ये विद्रोह हुए हैं। इनको हेड किया था इन्होंने 1922 से 1924 तक। तो इन्होंने हेड किया। गुरिल्ला वारफेयर में काफी निपुण थे ये, और इनके जो भी गुट था उस वक्त, जो भी यूनाइट हुए थे ट्राइबल कम्युनिटी, वो गुरिल्ला वॉर के लिए जाने जाते हैं।
तो भारत के बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर आंध्र प्रदेश से आते हैं। ईस्टर्न घाट में इनका प्रभाव देखने को मिलता है अंग्रेजों के खिलाफ। तो इन्हीं के नाम पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक पोस्टल स्टैंप भी जारी किया था 1986 में इनके सम्मान में, और अब इनके नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में। इजी। देखिए इंडिया के कुछ और एयरपोर्ट की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं किसी ना किसी व्यक्ति के अगर नाम पर है। जैसे देखिए डायरेक्ट अगर किसी जगह से आपको देखने को मिल रहा है, जैसे नवी मुंबई एयरपोर्ट, तो आप डिटेक्ट कर लोगे कि ये महाराष्ट्र में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नाम से एयरपोर्ट पूछ लिए जाते हैं कि कहां पर है। तो फॉर एग्जाम्पल छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये तो समझ में आ जाएगा आपको, महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है ना, उसको भी डीबी पाटिल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, उसको भी याद रखना। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कर्नाटका के बेंगलुरु में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल कोलकाता में, कोलकाता का एयरपोर्ट है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देखने को मिलता है, कैपिटल में लखनऊ। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पंजाब के अमृतसर में है। अभी कुछ समय पहले ही अमृतसर एयरपोर्ट का नाम चेंज करके श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना। एक देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट मध्य प्रदेश के इंदौर में देखने को मिलेगा, इंदौर एयरपोर्ट है, क्योंकि इंदौर अहिल्या नगरी के नाम से जाना जाता है। होलकर वंश की शासिका अहिल्याबाई होलकर ने शासन किया है इंदौर में, तो उन्हीं के नाम पर इंदौर को अहिल्या नगरी कहा जाता है और एयरपोर्ट को इन्हीं के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो गुजरात से थे वल्लभ भाई पटेल, तो ये अहमदाबाद में देखने को मिलता है। इसके बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट है इंडिया का। डाबोलिम एयरपोर्ट की बात करें तो डाबोलिम एयरपोर्ट देखने को मिलेगा गोवा में। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये ओडिशा के भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा। एक लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये देखने को मिलेगा असम के गुवाहाटी में। एक लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के वाराणसी का एयरपोर्ट है, ठीक है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेलंगाना के हैदराबाद का एयरपोर्ट है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र के नागपुर में। शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिहार के पटना में देखने को मिलता है। तो ये कुछ एयरपोर्ट हैं इंडिया के अलग अलग जगह पर, नाम से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ये एयरपोर्ट कहां पर है। तो एक बार पॉज करके देख लेना। काफी स्टूडेंट का कहना था कि सर कमेंट देखे मैंने कि सर आप अगर ऐसी कोई एडिशनल डिटेल बताते हैं जो स्टैटिक पोर्शन की होती है तो आप थोड़ा सा स्क्रीन से साइड हो जाया करिए ताकि हम यहां पर नोट डाउन कर सके। तो आपके लिए पीडीएफ मैं दे ही देता हूं, एप्लीकेशन से पीडीएफ ले लो, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको पढ़ लो एक बार, वहां से आपका काम हो जाएगा। फिर भी सहूलियत के लिए साइड हो जाता हूं, एक बार पॉज करके देख लेना, ठीक है। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस, इसे कहा जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। ये जो डे है हर साल मनाया जाता है 30 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस, विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस, तो 30 जुलाई को मनाया जाता है। वैसे मैंने आपको जुलाई के सारे डे बताए थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था 5 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है ना, इंटरनेशनल यूथ स्किल डे 5 जुलाई को मनाया जाता है। एक 11 जुलाई वाला मैंने आपको बताया था, कौन सा है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। एक 17 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल जस्टिस डे है वो मनाया जाता है 17 जुलाई को, है ना। इसके अलावा 18 जुलाई को मनाया जाता है क्या? 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। 20 जुलाई मैंने आपको बताया था वर्ल्ड चेस डे के रूप में मनाया जाता है। 22 जुलाई मनाई जाती है नेशनल फ्लैग डे के रूप में। 26 जुलाई मनाई जाती है कारगिल विजय दिवस के रूप में, इंडिया में मनाई जाती है ये। तो ये कुछ डे मैंने आपको बताए थे, इनको याद रखिएगा। कुछ और डे मैं आपको बता देता हूं। एक तो देखिए 26 जुलाई की ही यहां पर बात कर लेते हैं हम। तो 26 जुलाई को एक तो
कौन सा है? कारगिल विजय दिवस। ओके, एक हो गया कारगिल विजय दिवस, ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। और इसके अलावा मैनग्रोव इकोसिस्टम कंजर्वेशन डे, कंजर्वेशन डे। ओके, ये कब मनाया जाता है? तो मैंग्रोव इकोसिस्टम कंजर्वेशन डे की बात करते हैं, कंजर्वेशन डे की बात करते हैं तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक 28 जुलाई का डे याद रखना, 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड, एक हमने डे पढ़ा था वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, है ना, तो इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। एक वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ये भी कब मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है 28 जुलाई को। ओके, इसके अलावा 29 जुलाई मैंने आपको बताई थी, अगर हम 29 जुलाई की बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। तो एक ये हो जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे, ये कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। तो ये मैं आपको पहले बता चुका था। इसके अलावा इनको याद रखिएगा, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस और मैंग्रोव इकोसिस्टम कंजर्वेशन डे इंटरनेशनल। 28 जुलाई को, ये दोनों 26 जुलाई के हो गए, ठीक है। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे और वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। यहां पर हमारी जो बात हो रही है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस की बात हो रही है, विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस की बात हो रही है, तो यह मनाया जाता है 30 जुलाई को। इजी याद रहेगा, ठीक है। तो 30 जुलाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसी की बात करें क्योंकि आज 30 जुलाई है। तो मानव तस्करी का विरोध करने के लिए और इसके खिलाफ पूरे वर्ल्ड में अवेयरनेस फैलाना, यह उद्देश्य वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस को मनाए जाने का। सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2013 में इसे अनाउंस किया गया था, लेकिन पहली बार यह मनाया गया था 30 जुलाई 2014 को। ओके, 2026 में ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम, यह थीम रखी गई है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस की। क्या रखी गई है? ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम। तो याद रखना, बेसिक इंफॉर्मेशन ही यहां से पूछी जाती है, ये कवर हो जाएगा आपका। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? यहां पर बात की जा रही है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की। देखिए, ये जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है ना, एक्चुअल में इस इंडेक्स में 177 कंट्रीज को रैंक किया जाता है, 177 कंट्रीज को रैंक किया जाता है। और इसमें जो इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं 47 इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है। ओके, 47 इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है, 177 कंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है। अब जो इंडिकेटर्स हैं वो इन्वायरमेंट के अलग अलग सिनेरियो पर आधारित होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो इन्वायरमेंट की बात हो जाती है, क्लाइमेट चेंज को कोई देश कितना अच्छा टैकल कर पा रहा है, इसके अलावा जो इकोसिस्टम है उसका कंजर्वेशन के लिए क्या क्या प्रयास कर रहा है, गवर्नमेंट की स्कीम्स कितनी अच्छी है, लोगों में अवेयरनेस कितनी अच्छी है। तो ऑल ओवर ऐसे 47 इंडिकेटर्स के आधार पर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अब यहां पर 177 देशों में इस बार इंडिया को 176 रैंक पर रखा गया है। 176वीं रैंक दी गई है इंडिया को इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। कौन सी रैंक है? तो ये रैंक है हमारी 176। 177 देशों में हमको 176वीं रैंक पर रखा गया है। देखिए, क्लाइमेट चेंज, कोई भी देश क्लाइमेट चेंज में कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कितना अच्छा काम कर रहा है, उससे निपटने के लिए कितने अच्छे काम कर रहा है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कितनी अच्छी पॉलिसीज बना रहा है, ऐसे 47 इंडिकेटर्स के आधार पर निकाला जाता है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को। अब इस इंडेक्स में 177 कंट्रीज में इंडिया को 176 रैंक पर रखा गया है। आपको पता है हमारा जो ईपीआई स्कोर है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स स्कोर, ये 22.46 है 100 में से। अब आप बोलोगे कि सर हम इतना पीछे क्यों? देखिए, हम डेवलपिंग कंट्री, समझिए, अब यूरोप का देश तो इस इंडेक्स में सबसे पीछे नहीं होगा ना, क्योंकि यूरोपीय देश या अमेरिकी देशों की बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो देश है, तो ये सब डेवलप हो चुके हैं।
इन्होंने जितना प्रदूषण करना था, जितना पॉल्यूशन करना था पिछले 100-200 सालों में, वो कर चुके हैं। अब बारी है एशियाई देशों की, है ना, उसमें भी स्पेशली इंडिया और चाइना आते हैं। और फिर जब 100-200 साल हम एनवायरमेंट को बर्बाद कर लेंगे तो उसके बाद बारी आएगी अफ्रीकी देशों की, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं। तो इस आधार पर ये देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी तो इंडिया में पूरा हुआ ही नहीं ना। हम पूरी तरीके से डेवलप हो गए हैं क्या? हमने जो अचीव करना था वो अचीव कर लिया है क्या? नहीं। इस 21वीं सेंचुरी में आने के बाद तो हमने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट शुरू किया है। सन 2000 के पहले तो हम डेवलपमेंट भी क्या होता है ये भी नहीं जानते थे। हमने अपनी इकोनॉमी को 1991 में ओपन किया वर्ल्ड के देशों के लिए। पहले हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, एक बंद अर्थव्यवस्था थी। उसके बाद हमने 1991 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त भारत के वित्त मंत्री थे, तो उनकी सलाह पर खोला गया था भारत की इकोनॉमी को। तो ये समझिए कि तब हमने इनिशिएट लिया, तब हमने उस पर काम किया। तो हमारी जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी उसको हमने ओपन इकोनॉमी में चेंज किया। जो हमारी बंद अर्थव्यवस्था थी उसको हमने एक खुली अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़े और वर्ल्ड के देशों को आमंत्रित किया कि आप फैक्ट्री लगाइए, इंडस्ट्री लगाइए। और उसके बाद हमने विकास करना शुरू किया, है ना। उसके पहले तो हमारा विकास ना के बराबर था। तो अब हम जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर हमारा जो पॉल्यूशन है हम ज्यादा करेंगे। हालांकि हम पॉलिसीज के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं, पर अभी तो ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इस इंडेक्स को देखते हैं तो इस आधार पर 177 कंट्रीज में इंडिया 176 रैंक पर रखा गया है इस इंडेक्स में। पहले पर रखा गया है एस्टोनिया को, सेकंड पर लग्जमबर्ग है, थर्ड पर है यूनाइटेड किंगडम। तो ये टॉप 3 हो गए, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और यूनाइटेड किंगडम। सबसे लास्ट में है एशियाई कंट्री लाओस, 177वीं रैंक पर। ओके, लास्ट बार ये 2024 के लिए जब इंडेक्स आया था, 2 साल में एक बार आता है, तो 2024 के लिए जब आया था तब 180 देशों में भी हमारी 176 रैंक थी। और अब 177 कंट्रीज में इस बार हमारी 176 से ही रैंक है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी कौन करता है? 2006 में इसको शुरू किया गया था। एक येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज है, ये मिलकर हर साल इस इंडेक्स को तैयार करती है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को देखा जाता है, रैंक किया जाता है देशों को, और 2006 में यह इंडेक्स से शुरू हुआ था। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए जीएस और साइंस का कंप्लीट पैकेज यहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो स्पेशली एसएससी जो आरआरबी ग्रुप डी के स्टूडेंट है जिनके एग्जाम्स हैं वो इसे ज्वाइन कीजिएगा। लास्ट मोमेंट पर आपके जीएस के रिवीजन के लिए ये आपको काफी मदद करेगा। साइंस के आपको वीडियो लेक्चर यहां पर इंक्लूड किए गए हैं, हिंदी इंग्लिश पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी साइंस की, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आप साइंस के लगा सकते हैं। इसके अलावा जीएस का भी पूरा पैकेज आपको यहां पर इंक्लूड किया गया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, है ना, और करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये सब आपको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, लिंक पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। ओके, काफी अफोर्डेबल प्राइस में आप ज्वाइन कीजिए। लास्ट मोमेंट रिवीजन में ये आपको काफी मदद करेगा। आगे चलते हैं। बिमको आईसीएस सीफेरर वर्क फोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत नाविकों का दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है? तो देखिए, 2 ऑर्गेनाइजेशन है, अभी इसको शॉर्ट में ही देख लो, आगे हम इनको डिस्कस करेंगे। बिमको और आईसीएस, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी एक रिपोर्ट आई है, सीफेरर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026। देखिए, सीफेरर क्या होते हैं? सीफेरर की अगर हम बात करते हैं तो जो समुद्र में जो हमारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, काहे पे, जो मर्चेंट शिप होती है, वेसल्स होते हैं, है ना, क्रूड ऑयल के जो जहाज होते हैं उनमें काम कर रहे हैं, कुछ माल को लाने ले जाने के लिए अलग अलग शिप्स पे काम कर रहे हैं, तो ये क्या होते हैं? सीफेरर कहलाते हैं। ओके, तो यहां पर जो रिपोर्ट है ना, ये सीफेरर्स पर ही है। सीफेरर वर्क फोर्स रिपोर्ट 2026, इसमें दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता किसका? नाविकों का या सीफेरर्स का? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है इंडिया। मतलब इंडिया के जो लोग हैं ना, सबसे ज्यादा सीफेरर है वर्ल्ड में। मतलब सबसे ज्यादा कहां से भेजे जाते हैं, कहां से जाते हैं? तो इंडिया से जाते हैं दूसरे नंबर पर। पहले पर कौन आता है? पहले पर आता है एशियन कंट्री फिलीपींस।
फिलीपींस के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सी फेरर से, सेकंड पर इंडिया आता है। तो बिमको आईसीएस सी फेरर वर्कफोर्स रिपोर्ट है, ग्लोबल मेरीटाइम वर्कफोर्स पर एक रिपोर्ट है जिसमें दुनिया भर के सी फेरर्स ऑफिसर रेटिंग्स, देखिए यहां पर रेटिंग्स का मतलब है जो नॉन ऑफिसर्स, जो क्रू मेंबर होता है ना, जो ऑफिसर्स रैंक का नहीं है, नॉन ऑफिसर्स क्रू मेंबर जो शिप पर दूसरे काम करते हैं उनकी बात हो रही, इनकी सप्लाई और डिमांड का असेसमेंट किया जाता है पर्टिकुलर इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सी फेरर सप्लायर, पहले पर आता है फिलीपींस। इंडिया के अभी रिसेंट देखें तो 3.12 लाख मैरीटाइम प्रोफेशनल ग्लोबल वर्क फोर्स में शामिल है। जो सी फेरर जितने भी है ना वर्ल्ड में, 3,312,000 हमारे सी फेरर। ओके, दुनिया की कुल सी फेयरिंग वर्कफोर्स का 12.16% इंडिया का है। मतलब जितने भी है ना ये 3,12,000, अगर हम उनको वर्ल्ड के सी फेरर जो 100% होंगे उनसे कंपेयर करेंगे ना, तो 12.16% इंडिया के। अब यहां पे भी दो अलग अलग कैटेगरी है, एक है ऑफिसर्स, है ना, नेविगेशन, इंजीनियरिंग, कमांड, मैनेजमेंट, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं। एक होते हैं नॉन ऑफिसर क्रू मेंबर, ये ऑपरेशनल टेक्निकल सपोर्ट ड्यूटीज के लिए काम करते हैं, तो ये सभी सी फेरर ही कहलाते हैं। अब देखिए इंडिया से 1.41 लाख ये ऑफिसर्स हैं जो इंडिया ने सप्लाई किए, 1,41,000 जो ग्लोबल जो ऑफिसर वर्क फोर्स है उनका ऑलमोस्ट 13.4% है, केवल ऑफिसर्स की बात हो रही है। इसके अलावा अगर हम क्रू मेंबर की बात करते हैं तो ग्लोबल जो क्रू मेंबर वर्क फोर्स है उनका 11.29% इंडिया से है। तो ये सेपरेट करें तो, लेकिन ऑल ओवर देखें तो 12.16% इंडिया से हैं सी फेरर। हम दूसरे स्थान पर आते हैं सी फेरर के आपूर्तिकर्ता के मामले में फिलीपींस के बाद। अब दो संस्थाओं की बात कर लेते हैं जो कि रिपोर्ट पब्लिश करती है। एक है बिमको, बाल्टिक एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम काउंसिल, दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल शिपिंग ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल शिपिंग ऑर्गेनाइजेशन, शिपिंग इंडस्ट्रीज के लिए रूल्स बनाना, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सपर्ट नॉलेज उपलब्ध कराना इस संस्था का कार्य है। 1905 में बनी थी, डेनमार्क के कोपेनहेगन में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इसका जो प्रेजेंस है ना वर्तमान में 120 कंट्रीज में देखने को मिलता है। एक है आईसीएस, बिमको की बात हो गई, आईसीएस ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ शिपिंग है, जो शिपिंग इंडस्ट्रीज है ना उनका एक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी शिपिंग कंपनीज के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, उनकी ग्लोबल लेवल पर उनकी जो डिमांड है, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, समुद्री लुटेरों की प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन से उनसे अवगत कराता है शिपिंग इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम। ये एसोसिएशन है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ शिपिंग, इसका हेडक्वार्टर है यूके के लंदन में। तो ये दो संस्थाएं मिलकर रिपोर्ट तैयार करती है। आई होप समझ पाए होगे, इजी था वैसे तो, एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 कहां आयोजित की जा रही है? 16th हॉकी इंडिया जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2026, इसका आयोजन किया जा रहा है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। ओके, ये शुरू हो चुकी है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, 28 जुलाई को शुरू हुई थी, 8 अगस्त 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। 16वां एडिशन है हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2026 का। टोटल 30 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट कर रही है। नेशनल लेवल जूनियर मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है, 30 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। हॉकी इंडिया इसका आयोजन करवाता है, हर साल नॉर्मली आयोजित होता है। जब कोई विनर आ जाएगा तो हम 8 अगस्त के बाद उसकी बात करेंगे। अंडर 21 जो प्लेयर्स होते हैं ना वो इस हॉकी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। हॉकी का टूर्नामेंट है, हॉकी इंडिया आयोजित करवा रहा है, और जूनियर्स के लिए है तो 21 साल से कम उम्र के प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। जो लास्ट एडिशन था 2025 में, पिछला एडिशन 15th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप, यह पंजाब के जालंधर में आयोजित की गई थी लास्ट ईयर अगस्त में। हॉकी हरियाणा विनर रहा था और हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा, मतलब ओडिशा हॉकी, लास्ट ईयर रही थी रनर अप। विनर कौन? हॉकी हरियाणा। तो अब जो नया विनर आएगा 8 अगस्त के बाद हम उनकी बात करेंगे। हॉकी इंडिया
इंडिया में हॉकी खेलों को रेगुलेट करने वाली संस्था है, ठीक है ना। ऑफिशियली जो हॉकी इंडिया है ना वो 2009 में बनी थी। पहले एक दूसरी संस्था काम करती थी, इंडियन हॉकी फेडरेशन, लेकिन करप्शन के चार्जेस थे तो इसको डिसॉल्व कर दिया गया था 2008 में, और फिर 2009 में बनी हॉकी इंडिया। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। दिलीप तिर्की इसके वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर है। चर्चा में रही कोलडेम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? कोलडेम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये देखने को मिलेगा सतलज रिवर पर। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलज रिवर पर यह पर्टिकुलर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, जिसका नाम है कोलडेम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब बात आती है कि सुर्खियों में क्यों। एक्चुअल में क्या हुआ है कि 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है ना, उसमें इसने 3,512 मिलियन यूनिट से अधिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। जब से ये डैम बना है, 2015 में ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया था ये, ओके। देखिए सन 2000 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, बनने में 15 साल लगे, 2015 में इसे ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया। उसके बाद से अगर हम पर्टिकुलर एक फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखते हैं ना, तो आज तक का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का रिकॉर्ड है इसका। एनटीपीसी का कोलडेम हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये। एनटीपीसी का है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के नाम से एनटीपीसी को जाना जाता है। तो इसका ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, कोलडेम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 3,512 मिलियन यूनिट इसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है। जब से ये काम कर रहा है 2015 से, ये सबसे ज्यादा एनुअल पावर जनरेशन है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में सतलज रिवर पर देखने को मिलता है कोलडेम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये जो भाखड़ा रिजर्वायर है ना, उसके अप स्ट्रीम में स्थित है। मतलब भाखड़ा रिजर्वायर देखें, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री पर है, पर ये हिमाचल प्रदेश में, तो इसके ऊपर की तरफ देखने को मिलता है अप स्ट्रीम में कोलडेम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसे ऑपरेट करता है एनटीपीसी। एनटीपीसी के अंडर में ये योजना है। सन 2000 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, 2015 में इसने काम करना शुरू किया। 4,527 करोड़ की लागत से ये बना है। 800 मेगावाट इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी है ना, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 800 मेगावाट। 200 मेगावाट के 4 यहां पर वो देखने को जनरेट देखने को मिलते हैं, या 4 यूनिट्स देखने को मिलती है। तो टोटल 800 मेगावाट का इसका पावर जनरेशन कैपेसिटी है। प्रोजेक्ट से हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सभी राज्यों को नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट दिया जाता है। और एनटीपीसी का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी है ये, जो कि 2015 में शुरू हुआ था। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश, सतलज रिवर। आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम और समर्थ पंचायत पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किए गए? इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री है, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं पंचायत आ रहा है। देखो, आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम है एक तो, और एक है समर्थ पंचायत पोर्टल। ये दोनों ही है ना, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसे लॉन्च किया है। अभी हम बात करेंगे ये क्या है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके मंत्री कौन है, मिनिस्टर कौन है? सबसे पहला तो ये राजीव रंजन सिंह इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है, होल्ड करते हैं। ललन सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं, राजीव रंजन सिंह। तो ये मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। भारत के संविधान में पंचायती राज जो है ना, वो 73 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जोड़ा गया है। 73 अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1992 में। 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में देखने को मिलता है। 1992 में 2 अमेंडमेंट यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक पंचायती राज से संबंधित है, और एक हमको देखने को मिलता है स्पेशली, एक तो हो गया हमारा पंचायती राज से संबंधित, और एक देखने को मिलता है नगरीय निकाय। तो दोनों ही 1992 के अमेंडमेंट है। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992। इसमें पंचायती राज, ये पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन है, इसको याद रखना, विकेंद्रीकरण है, जहां पर पावर्स नीचे से ऊपर से नीचे की ओर ट्रांसफर की गई है। ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर पंचायत अपने डिसीजन खुद ले सके, ये पंचायती राज की अवधारणा है। पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन है, याद रखना।
तो 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ था। इसके संविधान संशोधन के आधार पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 11th शेड्यूल को जोड़ा गया था। जो 11th अनुसूची है वो जुड़ी थी। 29 सब्जेक्ट है जिस पर पंचायतों को पावर दिए गए हैं 11th शेड्यूल में। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक के जो प्रावधान हैं वो पंचायती राज से संबंधित है। अब यहां पर बात कर लेते हैं आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम और समर्थ पंचायत पोर्टल। दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा लॉन्च किए गए। देखिए है क्या, दोनों है क्या, इसको समझना पड़ेगा। मिनिस्टर मैंने आपको बता दिए राजीव रंजन सिंह। पहले आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम। एक्चुअल में क्या है, जो ग्राम पंचायत है इंडिया में या फिर जो ब्लॉक पंचायत है उनको जो पंचायत है ना उनको लोकल एसेट्स और अपॉर्चुनिटीज से सस्टेनेबल रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करने के लिए सेंट्रल ने शुरू किया है आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से जो फंडिंग मिलती है, जो फाइनेंशियल हेल्प मिलती है पंचायतों को, उनकी डिपेंडेंसी उस पर कम हो और वो खुद फाइनेंस को जनरेट कर पाए। ओके, जो उनके पास लोकल एसेट्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज है, उन्हीं के माध्यम से वो सस्टेनेबल रेवेन्यू जनरेशन की तरफ आगे बढ़े। इसकी मदद करने के लिए आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम शुरू किया है पंचायती राज ने। 4 वर्षों में 350 प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे पंचायतों के लिए, उनके रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। पहले वर्ष में 50 ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा और आगे आने वाले 3 वर्षों में हर साल 100 प्रोजेक्ट डेवलप किए जाएंगे। टोटल 350 प्रोजेक्ट के माध्यम से पंचायतों को खुद रेवेन्यू जनरेट करने में मदद मिलेगी। तो पहला तो यह हो गया, इसमें मदद करेगा पंचायती राज। सेकंड, समर्थ पंचायत पोर्टल। अब ग्राम पंचायत का जो रेवेन्यू जनरेट होगा ना उसको डिजिटली मैनेज करने वाला एक यूनिफाइड नेशनल प्लेटफॉर्म है समर्थ पंचायत पोर्टल। ओके, इसके जरिए टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन, डिमांड जनरेशन, ऑनलाइन पेमेंट, रेवेन्यू कलेक्शन, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ये सब की जा सकेगी पंचायत के द्वारा। तो ये भी पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ये 2004 में बनी थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। सारे मिनिस्ट्री नई दिल्ली में। ये राजीव रंजन सिंह इसके वर्तमान में मिनिस्टर हैं। कौन सा बैंक 2026 में AT1 परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक बनने के लिए तैयार है? समझ नहीं आया? ओके ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम ये कि AT1 परपेचुअल बॉन्ड होता क्या है, इसको जारी करने वाला पहला बैंक तो ठीक है, पर ये है क्या, बात करेंगे। पहले आंसर ले ले। आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। ओके, SBI के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में है ना नेशनलाइजेशन किया गया था। वैसे ये जो बैंक का अस्तित्व है ना, ये 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में देखने को मिला था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 3 पुराने बैंकों को मिलाकर 1921 में बना। फिर भारत की आजादी के बाद 1955 में इसे नेशनलाइजेशन किया गया और 1955 में यह बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है मुंबई में, महाराष्ट्र में। और CS शेट्टी वर्तमान में इस संस्था के अध्यक्ष के पद पर हैं, CS शेट्टी। ओके, ये हो गई बेसिक डिटेल। अब यहां पर समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। AT1 परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बनने के लिए कौन तैयार है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब समझो ये होता क्या। देखिए, SBI 2026 में AT1 परपेचुअल बॉन्ड इशू करने वाला भारत का पहला नेशनल बैंक या इंडियन बैंक बनने वाला है। बेसल 3 कॉम्प्लिएंट एडिशनल टीयर 1, इसको समझना, ये 3 अलग अलग वर्ड है जो हमको समझने पड़ेंगे। बेसल 3 कॉम्प्लिएंट एडिशनल टीयर 1 परपेचुअल बॉन्ड। ओके, इसके जरिए SBI जो है वो 5000 करोड़ रुपए की राशि जुटाने वाला है। तो आंसर हो गया हमारा, परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बनेगा SBI। अब 3 वर्ड इसको समझो। SBI की तो वैसे जो गोल है ना वो 60,000 करोड़ तक की फंडिंग जुटाने का है, तो उसी का एक हिस्सा है कि वो अभी 5000 करोड़ रुपए जुटाएगा इस परपेचुअल बॉन्ड के माध्यम से। क्या है ये? बेसल 3 कॉम्प्लिएंट एडिशनल टीयर 1 परपेचुअल बॉन्ड। देखो,
तीन चीजें यहां पर समझो, फिर हम बात करेंगे। एक, सबसे पहला कि बेसल 3 क्या है। देखिए ये एक इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड है। ओके, ये एक स्टैंडर्ड बना था, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने इसको बनाया था। उद्देश्य क्या है, बैंकों के पास पर्याप्त कैपिटल हो ताकि आर्थिक संकट आने पर भी बैंक सुरक्षित रहे। तो ये एक स्टैंडर्ड है, बेसल 3 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ओके, इसके आधार पर 81 परपेचुअल बॉन्ड, अब इसको समझो कि 81 या फिर एडिशनल टीयर 1 परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है। ये जो बॉन्ड है, ऐसे बॉन्ड जिन्हें बैंक अपनी कैपिटल और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इशू करते हैं। ये इशू क्यों किया जा रहा है, ताकि बैंक अपनी कैपिटल और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को और ज्यादा मजबूत कर पाए। यह नॉर्मली ऐसा नहीं है कि बैंक को किसी और काम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और ज्यादा मतलब एक्सपेंड करना है तो उसको पैसे की जरूरत है, नहीं। यहां पर ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इशू कर रहे हैं। और एक वर्ड और है इसमें जिसको कहा जाता है परपेचुअल। इसका मतलब है इसकी कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट नहीं होती, मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए ये बॉन्ड इशू किए जाते हैं। यहां पर कोई ऐसा नहीं है, पहले नॉर्मली जो बॉन्ड होते हैं ना 3 साल 5 साल 7 साल में मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन इनकी कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट नहीं होती। तो इसे कहा जाता है परपेचुअल बॉन्ड। आई होप समझ पाए होगे। तो एसबीआई ने जो जारी किया है बेसल 3 कंप्लाइंट एडिशनल टीयर 1 परपेचुअल बॉन्ड, ये जारी करने वाला है और इसके माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए जुटाने वाला है एसबीआई। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर 3 चीजों को अगर समझ पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी होता है। ये जारी करने वाला पहला बैंक एसबीआई 5,000 करोड़ रुपए ये जुटाने वाला है। आपको पता है अभी ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने एसबीआई को वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2026 का अवार्ड दिया था, इसको भी हमने डिस्कस किया था। केंद्र सरकार द्वारा कौन सी आधिकारिक वाहन नीति लागू की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा एक ऑफिशियल व्हीकल पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। ऑफिशियल व्हीकल पॉलिसी आप इसको बोलिए, इसका नाम है वन एंटाइटल्ड ऑफिसर वन ऑफिशियल कार। आंसर ए हो जाएगा, वन एंटाइटल्ड ऑफिसर वन ऑफिशियल कार। तो केंद्र सरकार ने इस ऑफिशियली एक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की है। यूनियन गवर्नमेंट ने सरकारी वाहनों के मिसयूज को रोकना, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को कम करना, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे भार बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने के लिए वन एंटाइटल्ड ऑफिसर वन ऑफिशियल कार पॉलिसी को लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने सभी यूनियन जो मिनिस्टर से या फिर जो डिपार्टमेंट है उन्हें इंस्ट्रक्शन है जारी कर दिए हैं इस पॉलिसी के लिए। एक्चुअल में होता क्या है, देखिए जो ऑफिसर्स है ना उनके पास पहले से ही एक ऑफिशियल व्हीकल है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। ऑफिशियल स्टाफ कार, कोई व्हीकल, जीप पहले से ही है। अब ये इंश्योर किया जाएगा कि वो जो ऑफिसर है, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक ऑफिशियल स्टाफ कार है, तो वो अब किसी और गवर्नमेंट व्हीकल का यूज ना करे, किसी अदर गवर्नमेंट व्हीकल का यूज ना करे अपने पर्सनल यूज में या किसी और यूज के लिए। तो दूसरे मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, पीएसयू, ऑटोनॉमस जो बॉडी है उसका एडिशनल चार्ज भी अगर उनको मिल जाता है, तो भी ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो पहले से ही एक कार थी लेकिन किसी और डिपार्टमेंट का मेरे को एडिशनल चार्ज मिल गया तो अब उस डिपार्टमेंट के पास जो कार उनको दी गई है वो भी मैं यूज करूंगा, नहीं। आप एक ही कार यूज करेंगे जो कि ऑफिशियली आपको काम करने के लिए मिली है। भले ही आप दो अलग अलग चार्ज संभाल रहे हैं, एक एडिशनल चार्ज भी संभाल रहे हैं, लेकिन आप व्यक्ति तो एक ही हैं, आपको कार की जरूरत तो एक ही है। तो इसके माध्यम से गवर्नमेंट जो है ना नॉर्मली गवर्नमेंट व्हीकल का मिसयूज रोकने के लिए काम कर रही है। अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट पर बढ़ता जा रहा है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट रिसोर्सेस का सही तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सके, यह सुनिश्चित किया जा सके गवर्नमेंट के द्वारा। इसीलिए इन्होंने व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है, वन एंटाइटल्ड ऑफिसर वन ऑफिशियल कार, और इसके लिए इंस्ट्रक्शन जारी किए जा चुके हैं मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को। लास्ट क्वेश्चन, किस टीम ने छठा लेफ्टिनेंट गवर्नर हॉर्स पोलो कप 2026 जीता है। यह लद्दाख में आयोजित किया जाता है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर हॉर्स पोलो कप, यह लद्दाख में आयोजित होता है। 2026 में इसका जो खिताब है लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने अपने नाम किया। तो
एक पोलो गेम है, आपको पता है, आपने देखा होगा कि घोड़े पर बैठकर है ना गेंद को मारा जाता है, पोलो गेम है। अच्छा, एक यहां से क्वेश्चन याद आया कि कौन सा शासक है इतिहास में जिसकी मृत्यु पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरने के कारण हो गई थी? कमेंट में आंसर करना है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर कर सकते हो आप, सभी को पता होगा, भूलना मत, जितने भी देख रहे हो कमेंट में आंसर जरूर करना। चलो आंसर ले लेते हैं। 6th लेफ्टिनेंट गवर्नर हॉर्स पोलो कप 2026, ये लद्दाख में आयोजित किया जाता है, गोसान पोलो ग्राउंड है यहां पर। तो ये जुलाई मंथ में 2026 में अभी आयोजित किया गया। यूनियन टेरिटरी लेवल हॉर्स पोलो चैंपियनशिप है, पहले चैंपियनशिप को समझो। यूनियन टेरिटरी लेवल की हॉर्स पोलो चैंपियनशिप है, लद्दाख की जो ट्रेडिशनल हॉर्स पोलो है और उसका जो हेरिटेज है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए इसका आयोजन लद्दाख की गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। अब यहां पर अलग अलग जो पोलो क्लब हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य के, विदेशों के भी पोलो क्लब यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, और जो स्टेट है उनकी कोई पोलो टीम है तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकती है, सारी टीमें पार्टिसिपेट कर सकती है। अब 2026 का जो 6th लेफ्टिनेंट गवर्नर हॉर्स पोलो कप 2026 है, लद्दाख स्कॉट रेजिमेंटल सेंटर ने ये अपने नाम किया है। इन्होंने फाइनल में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को हराया है, लेह लद्दाख के। डिपार्टमेंट की पोलो टीम भी पार्टिसिपेट कर सकती है, तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो कि लेह का है ये यहां पर रनर अप रहा। 18 मेंस टीम और 4 विमेंस टीम ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। विनर लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर, रनर अप एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट लेह। ओके, 2026 में विनर को प्राइज मनी मिली है 1 लाख और रनर अप को प्राइज मनी मिली है 50,000 रुपए। नेक्स्ट ईयर से ये डबल कर दी जाएगी, विनर हो जाएगा 2 लाख और रनर अप हो जाएगा 1 लाख, लेकिन अभी ये 1 लाख विनर को दी जा रही है, जो भी पुरस्कार राशि है अभी के लिए 1 लाख है। ओके, पोलो गेम ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है, एक राजा जो कि पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर मर गया था, अभी हमने क्वेश्चन देखा है। तो ये राजाओं का खेल कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि घोड़े पर बैठकर एक हॉकी स्टिक जैसी स्टिक होती है, उसके माध्यम से, हॉकी नहीं बोल सकते उसको वैसे, पर एक ऐसी स्टिक होती है उसके माध्यम से गेंद को मारकर सामने वाले के गोल पोस्ट में ले जाना होता है। तो ये एक चीज है। मणिपुर को आधुनिक भारतीय पोलो का जन्म स्थान माना जाता है। याद रखना, अगर पूछा जाए पोलो की शुरुआत कहां से हुई है तो मणिपुर को जन्म स्थान माना जाता है पोलो का। इजी। तो यहां पर 30 जुलाई के हमारे करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की पहली पैरा एथलेटिक्स गोल्ड मेडल विनर कौन बनी? ये है शर्मिला धनकर। हाल ही में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आने के कारण चर्चा में रही मालवी कैमल किस नाम से भी जाना जाता है? व्हाइट कैमल के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड दोबारा शुरू होने के कारण चर्चा में रहा नाथुला पास, यह देखने को मिलेगा ईस्ट सिक्किम में। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस अभी हमने डिस्कस किया था इसको, 29 जुलाई। भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को। 2026 में ड्यूरेंट कप का कौन सा एडिशन आयोजित किया जा रहा है? 135th एडिशन है ड्यूरेंट कप का 2026 में। महाराष्ट्र राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दूसरी किस्त के लिए योग्यता प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। यह योजना शुरू की गई थी 2007-2008 में। दुनिया का पहला 3 ट्रिलियन पैरामीटर्स क्लास का ओपन सोर्स एआई मॉडल किमी के 3 किस चाइनीज एआई स्टार्टअप ने पेश किया है? इसे पेश किया है मूनशॉट एआई ने, बीजिंग चाइना का एक स्टार्टअप है। इमेस्को डॉक्टर बीवी पट्टाभिराम चेंज मेकर 2026 अवार्ड डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को दिया जाएगा या दिया गया है। किस भारतीय अभिनेता को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन अवार्ड दिया जाएगा? तो यह है पंकज त्रिपाठी। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। देखो, एमएस स्वामीनाथन, इनको भारत रत्न दिया गया था 2024 में। एमएस स्वामीनाथन को पहले राष्ट्रमंडल खेल कहां आयोजित किए गए? कनाडा के हैमिल्टन में इनका आयोजन किया गया। कल भी मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में। एटलस पर्वतमाला ये देखने को मिलेगी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका के नॉर्थ रीजन में देखने को मिलती है एटलस पर्वतमाला। इजी। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही थे आप सभी के, जितनों ने भी कमेंट किया है।
एक स्टूडेंट का कहना था कि सर 3 क्वेश्चन में आप ऑप्शन भी दीजिए। ऑप्शन दूंगा तो तुम तुक्का मारोगे, है ना, इससे अच्छा है डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे तो कम से कम सोचना तो पड़ेगा, एटलीस्ट गूगल तो करोगे जाकर, है ना। चलो, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर से रिजर्व कौन सा है? नोरादेही टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? और भारत की सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर किस देश के साथ लगती है? पॉज करके नोट कर लो तीनों क्वेश्चन को, कमेंट में आंसर कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, लाइक तो करके जाओ ही जाओ, ठीक है ना। और इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हो तो कंटिन्यू पढ़ो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि यहीं से करंट अफेयर आपको हर एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।